कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां शब्द भी खतरा बन जाते हैं, जहां कविता लिखना या उपन्यास रचना किसी पॉलिटिकल वेपन की तरह समझा जाता है, और जहां कलाकारों को यह तय करना पड़ता है कि वे सत्ता की चुप्पी को चुनेंगे या सच की आवाज को। इसी बैकग्राउंड में फ्रेंच दार्शनिक और लेखक एल्बर्ट कम्यू ने क्रिएट डेंजरसली लिखा, एक ऐसा निबंध जो सिर्फ कला और साहित्य पर नहीं बल्कि कलाकार की आत्मा पर सवाल उठाता है। कामू, जिन्हें दुनिया द मिथ ऑफ सिसिफस, द स्ट्रेंजर और द प्लेग जैसी टाइमलेस रचनाओं के लिए जानती है, यहाँ हमें यह चेतावनी देते हैं कि कलाकार का असली जीवन कभी आरामदायक नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि अगर कला सच में जीवित रहनी है तो उसे खतरे के बीच ही जन्म लेना होगा। इस किताब का बैकग्राउंड बेहद दिलचस्प है। 1957 का वह समय जब कामू को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। दुनिया उनसे उत्सव की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उन्होंने इसके बजाय यह कठिन प्रश्न उठाया कि क्या कला सिर्फ सुंदरता और कल्पना के लिए है, या उसे उन आवाज़ों के लिए खड़ा होना चाहिए जिन्हें कोई नहीं सुनता। यह सवाल अचानक नहीं आया था। 20वीं सदी का मध्यकाल कला की दुनिया को दो हिस्सों में बांट चुका था। एक ओर थे आर्ट फॉर आर्ट सेक के समर्थक, जो मानते थे कि कला सिर्फ कला के लिए है और उसका समाज या राजनीति से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर थे समाजवादी यथार्थवाद के एडवोकेट, जो कहते थे कि कला को पूरी तरह समाजवादी विचारधारा की सेवा में समर्पित होना चाहिए। कामू ने इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को अधूरा माना। उनका कहना था कि अगर कला सिर्फ सौंदर्य तक सीमित है तो वह आम इंसान के दर्द से मुंह मोड़ लेती है, और अगर वह पूरी तरह सत्ता या विचारधारा की गुलाम बन जाती है तो उसकी स्वतंत्रता मर जाती है। यही तनाव, यही डिलेमा क्रिएट डेंजरसली को जन्म देता है। कामू का विश्वास था कि कलाकार का असली धर्म है सच्चाई को सामने रखना, लेकिन वह सच्चाई भविष्य के किसी यूटोपिया के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो अभी इसी क्षण जीवित हैं और पीड़ा झेल रहे हैं। यही बात उन्हें खास बनाती है, और यही कारण है कि आज जब कला और साहित्य बार बार मनोरंजन या प्रचार का साधन बना दिए जाते हैं, ये निबंध हमें और भी रिलेवेंट लगता है। कामू याद दिलाते हैं कि कलाकार का काम सिर्फ तालियों, व्यूज या सुरक्षित पहचान तक सीमित नहीं हो सकता। उसे जोखिम उठाना ही होगा, और यही जोखिम कला को महान बनाता है। इसीलिए क्रिएट डेंजरसली महज एक निबंध नहीं है, बल्कि यह एक घोषणा है कि सच्ची कला वही है जो खतरे के बीच जन्म ले, जो सत्ताओं को असहज करे और जो उन आवाज़ों को दुनिया तक पहुंचाए जिनके पास खुद बोलने का कोई साधन नहीं। अब मैं इस किताब को पढ़ने जा रहा हूं, वही लेक्चर जो अल्बर्ट कामू ने दिया था और जो बाद में क्रिएट डेंजरसली के नाम से मशहूर हुआ। जब भी वह पूरब का एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रार्थना करता था तो हमेशा अपने देवता से यही विनती करता था कि उसे दिलचस्प समय में जीने से बचाया जाए। लेकिन हम बुद्धिमान लोग नहीं हैं, इसलिए हमारे देवता ने हमें नहीं बचाया, और हकीकत ये है कि हम सचमुच दिलचस्प समय में जी रहे हैं। किसी भी हालत में हमारा यह दौर हमें अनदेखा करने की इजाज़त ही नहीं देता। आज के राइटर्स ये बात अच्छे से जानते हैं। अगर वे खुलकर बोलते हैं तो तुरंत उनकी आलोचना होती है और उन पर हमला होता है। अगर वे चुप रहते हैं विनम्रता की वजह से, तो लोग सिर्फ उनकी खामोशी की ही बातें करेंगे और जोर जोर से उन्हें उसी खामोशी के लिए दोष देंगे। इस शोरगुल और हलचल के बीच अब राइटर्स के लिए ये उम्मीद करना नामुमकिन है कि वे किनारे खड़े होकर सिर्फ अपने प्यारे विचारों और चिंतन में लगे रहें। अभी तक किसी हद तक ये मुमकिन था कि इंसान हिस्ट्री से खुद को अलग रखे। जो लोग घटनाओं से सहमत नहीं होते थे वे अक्सर चुप रह सकते थे या किसी और चीज पर बात कर सकते थे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अब साइलेंस का भी गहरा और खतरनाक मतलब निकलता है। जिस पल अलग थलग रहना एक चॉइस बन गया और उसके लिए या तो सजा मिलने लगी या तारीफ, उसी पल आर्टिस्ट, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, उसमें शामिल हो गए। और इस स्थिति में इन्वॉल्व्ड शब्द मुझे कमिटेड से कहीं ज्यादा सही लगता है। असल में ये सिर्फ आर्टिस्ट की स्वेच्छा से की गई कमिटमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह की जबरदस्ती की गई मिलिट्री सर्विस है।
आज के हर आर्टिस्ट अपने समय की इस नौका पर सवार हो चुके हैं। उन्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा, भले ही उन्हें लगे कि उनका जहाज सड़े हुए मछली की बदबू से भरा है, कि वहां बहुत ज्यादा क्रूर निगरानी करने वाले हैं, और सबसे बढ़कर उनका जहाज रास्ता भटक चुका है। हम सब खुले समंदर में भटक रहे हैं। आर्टिस्ट्स बाकी सब लोगों की तरह मजबूर हैं कि वे चप्पू उठाए और नाव चलाएं, मरे नहीं अगर हो सके, यानी जीते रहें और क्रिएट करते रहें। सच कहूं तो यह आसान नहीं है, और मैं समझ सकता हूं कि आर्टिस्ट्स अपने पुराने आरामदायक जीवन को मिस करते होंगे। ये बदलाव वाकई काफी कठोर रहा है। हाँ, एम्फी थिएटर ऑफ हिस्ट्री में हमेशा से ही शहीद और शेर मौजूद रहे हैं। शहीदों को ताकत मिलती थी इस ख्याल से कि उन्हें सदा सर्वदा की तारीफ मिलेगी, और शेरों को ताकत मिलती थी खून से भरे हुए ऐतिहासिक शिकार से। लेकिन अब तक आर्टिस्ट्स हमेशा किनारे पर ही रहते थे। वे गाते थे बिना किसी कारण, सिर्फ अपनी खुशी के लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा शहीद का हौसला बढ़ाने के लिए और शेर को उसके शिकार से थोड़ी देर के लिए भटकाने की कोशिश करने के लिए। लेकिन अब इसके बिल्कुल उलट आर्टिस्ट्स खुद को उसी एम्फी थिएटर के अंदर फंसा हुआ पाते हैं। उनकी आवाजें अब पहले जैसी नहीं रहीं। वे कहीं ज्यादा कमजोर और कम आत्मविश्वास से भरी हुई लगती हैं। ये देखना आसान है कि इस लगातार इन्वॉल्वमेंट में आर्ट किस चीज को खोने के खतरे में है। सबसे पहले तो अपना पुराना आराम, और उससे भी ज्यादा वो दिव्य आजादी जो मोजार्ट के वर्क्स में सांस लेती और जीती थी। अब हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज के हमारे आर्ट वर्क्स इतने परेशान और जिद्दी क्यों लगते हैं, क्यों उनके चेहरे पर सिलवटें हैं, और क्यों वे अचानक बिखर जाते हैं। इसीलिए हम खुद से कहते हैं कि हम समझते हैं। यही वजह है कि आज राइटर्स से ज्यादा जर्नलिस्ट्स हैं, सेजान जैसे महान पेंटर्स से ज्यादा एमेटर पेंटर्स हैं, और क्यों बच्चों की किताबें और मर्डर मिस्ट्रीज ने टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस या स्टेंधाल की द चार्टर हाउस ऑफ पार्मा की जगह ले ली है। बेशक हम इस हालत का मुकाबला एक तरह की ह्यूमनिस्टिक रोना धोना करके भी कर सकते हैं, जैसा कि डोस्टोयेव्स्की के द पोजेस्ड में स्टेपान त्रोफिमोविच बेताबी से करना चाहता था, यानी रिप्रोच का जिंदा प्रतीक बन जाना। और उसी किरदार की तरह हम भी नागरिक उदासी के दौरे झेल सकते हैं, लेकिन वो उदासी असलियत में हो रही चीजों को जरा भी नहीं बदलेगी। मेरे हिसाब से इससे कहीं बेहतर होगा कि हम अपने समय में एक्टिवली भाग लें, क्योंकि हमारा ये युग हमसे यही मांग रहा है, और वो भी जोर जोर से। हमें शांत मन से मान लेना होगा कि वो दौर खत्म हो गया है जब मास्टर्स को बहुत चेरिश किया जाता था। वो आर्टिस्ट जो अपने कोट पर कमीलिया के फूल सजाकर घूमते थे और आराम कुर्सी पर बैठे जीनियस कहलाते थे। आज क्रिएट करने का मतलब है क्रिएट डेंजरसली। आज हर पब्लिकेशन एक सोच समझकर किया गया एक्ट है, और वही एक्ट हमें उस सदी की नफरतों और जुनूनों के सामने नंगा कर देता है जो किसी को भी माफ नहीं करती। इसलिए सवाल ये नहीं है कि एक्शन लेना आर्ट के लिए नुकसानदेह है या नहीं। असली सवाल उन सबके लिए है जो आर्ट और उसके मायनों के बिना जी ही नहीं सकते। इतने सारे आइडियोलॉजीज की सख्त पकड़, इतने कल्ट्स, इतनी अकेलापन के बीच आखिर वो रहस्यमयी फ्रीडम ऑफ क्रिएशन अब भी कैसे बची रह सकती है। इस मामले में सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि आर्ट को स्टेट की ताकतों से खतरा है। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो समस्या आसान होती। आर्टिस्ट या तो लड़ता या फिर हार मान लेता। लेकिन असली समस्या कहीं ज्यादा जटिल है, और यह जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। जैसे ही हम समझते हैं कि ये लड़ाई आर्टिस्ट के अंदर ही लड़ी जा रही है। आर्ट से नफरत, जिसके इतने सारे उदाहरण हमारी सोसाइटी में मिलते हैं, आज इसलिए इतनी मजबूती से जिंदा है क्योंकि इसे आर्टिस्ट खुद जिंदा रखते हैं। जो आर्टिस्ट हमसे पहले आए उन्हें भी शक था, लेकिन उनका शक अपने टैलेंट पर था, जबकि आज के आर्टिस्ट को शक है कि उनकी आर्ट और उसी के साथ उनकी पूरी एग्जिस्टेंस वाकई जरूरी भी है या नहीं। 1957 का रेसिन शायद माफी मांगता कि उसने बेरेनीस लिखी, बजाय इसके कि एडिक्ट ऑफ नांट के लिए लड़ता। आर्ट को लेकर आर्टिस्ट्स के इस नए रीअसेसमेंट के कई कारण हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ सबसे अहम कारणों पर ध्यान देंगे।
सबसे अच्छे हालात में ये इस वजह से समझाया जा सकता है कि आज के आर्टिस्ट को लगता है कि अगर वे हिस्ट्री की तकलीफ़ों को ध्यान में नहीं रखते तो वे या तो झूठ बोल रहे हैं या फिर बिना वजह बोल रहे हैं। असल में हमारे समय की सबसे बड़ी पहचान यही है, कंटेम्पररी सेंसिटिविटीज़ और गरीब जनता यानी इम्पोवरिश्ड मैसेस के उभार के बीच का तनाव। हमें पता है कि वे मौजूद हैं, जबकि पहले हम उन्हें नज़रअंदाज करने की आदत में थे। और अगर आज हम उन्हें पहचानते हैं तो ये इसलिए नहीं कि एलीट्स, चाहे वे आर्टिस्टिक एलीट्स हों या और कोई, बेहतर हो गए हैं। नहीं, साफ कहें तो ये इसलिए है क्योंकि मैसेस और मजबूत हो गए हैं और अब वे हमें उन्हें भूलने नहीं देंगे। इस जिम्मेदारी से भागने के और भी कई कारण हैं, जिनमें से कुछ उतने सम्मानजनक नहीं हैं, लेकिन चाहे वजहें जो भी हों, सबका नतीजा एक ही होता है, फ्री क्रिएटिव एक्टिविटी को डिस्करेज्ड करना और उस पर सीधा हमला करना, यानी क्रिएटिव आर्टिस्ट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ना। जैसा कि एमर्सन ने बहुत खूबसूरती से कहा था, मैन्स ओबीडियंस टू हिज ओन जीनियस इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ फेथ, यानी इंसान का अपने ही जीनियस की आज्ञा मानना ही फेथ की सबसे अंतिम परिभाषा है। और 19वीं सदी के एक और अमेरिकन राइटर ने जोड़ा, एज लॉन्ग एज अ मैन रिमेन्स फेथफुल टू हिमसेल्फ, एवरीथिंग वर्क्स टू हिज एडवांटेज, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इवन द सन, द मून एंड द स्टार्स। यानी जब तक इंसान अपने आप से वफादार रहता है, सब कुछ उसके हक में काम करता है, गवर्नमेंट, सोसाइटी, यहाँ तक कि सूरज, चांद और तारे भी। लेकिन आज का सच ये है कि ऐसा अद्भुत ऑप्टिमिज्म लगभग मर चुका है। आज ज़्यादातर केसेस में आर्टिस्ट्स खुद से और अपनी प्रिविलेजेस से शर्मिंदा रहते हैं। सबसे अहम ये है कि उन्हें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ता है, क्या आर्ट सिर्फ एक धोखेबाज लग्जरी है? सबसे ईमानदार जवाब जो दिया जा सकता है वो ये है, हाँ, कभी कभी सचमुच आर्ट एक धोखेबाज लग्जरी साबित होती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहीं भी और हमेशा नौका के पीछे वाले डेक से तारों के कॉन्स्टलेशंस की प्रशंसा कर सकते हैं, जबकि नीचे होल्ड में गुलाम लगातार चप्पू चलाते रहते हैं और भी थकते जाते हैं। हम हमेशा एम्फी थिएटर की सीटों पर हो रही दुनियावी बातचीत सुन सकते हैं, उसी समय जब शेर अपने शिकार को दांतों से फाड़ रहा होता है। और आर्ट के बारे में किसी चीज़ पर आपत्ति करना वाकई मुश्किल है, क्योंकि उसने अतीत में इतनी बड़ी सफलता पाई है। लेकिन बात यह है, हालात कुछ बदल गए हैं और ख़ास तौर पर दुनिया भर में गुलामों और शहीदों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसी बदहाली के सामने अगर आर्ट आज भी लग्जरी बने रहना चाहती है तो उसे ये भी मानना होगा कि वह एक धोखा भी है। असल में आर्ट किस बारे में बोलेगी? अगर वो उसी तरह ढल जाए जैसा हमारी सोसाइटी का बहुमत उससे मांगता है तो आर्ट बस एक मनोरंजन बनकर रह जाएगी, बिना किसी गहराई या सब्सटेंस के। और अगर आर्टिस्ट सोसाइटी को पूरी तरह अंधाधुंध रिजेक्ट कर दें और खुद को अपने सपनों में अलग थलग कर लें तो वे सिर्फ नेगेटिविटी ही जाहिर करेंगे। इस तरह हमारे पास या तो एंटरटेनर्स के वर्क्स होंगे या फिर फॉर्म की थियोरी के एक्सपर्ट्स के काम होंगे। दोनों ही हालात में आर्ट जिंदगी की असलियत से कट जाएगी। लगभग 1 सदी से हम ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जो सिर्फ मनी की सोसाइटी भी नहीं है, क्योंकि पैसा और सोना तो इंसानी पैशंस जगा सकते हैं, बल्कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो पूरी तरह मनी के एब्स्ट्रैक्ट सिंबल से भरी हुई है। कंज्यूमर सोसाइटी को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, एक ऐसी सोसाइटी जहां असली ऑब्जेक्ट्स गायब हो जाते हैं और उनकी जगह सिंबल्स ले लेते हैं। जब रूलिंग क्लास अपनी दौलत का हिसाब अब जमीन के एकर्स या सोने की ईंटों से नहीं, बल्कि इस बात से लगाती है कि कितने डिजिट्स किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से आइडियली जुड़े हैं, तो वही सोसाइटी अपने अनुभव और अपने संसार के बिल्कुल दिल में धोखे से खुद को जोड़ लेती है। सिंबल पर आधारित सोसाइटी दरअसल अपनी असलियत में एक आर्टिफिशियल सोसाइटी है, जहां इंसान की भौतिक सच्चाई एक होक्स यानी छलावा बनकर रह जाती है। फिर हमें इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि ऐसी सोसाइटी ने एक ऐसी मोरालिटी चुनी हो जो सिर्फ फॉर्मल प्रिंसिपल्स पर टिकी हो, और फिर उसी को उसने अपना रिलीजन बना लिया हो। और वही सोसाइटी अपने प्रिजन्स और अपने पवित्र फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दोनों पर फ्रीडम और
इक्वालिटी जैसे शब्द लिखवा दें। लेकिन ऐसे शब्दों को बार बार बदनाम करके इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। आज जिस वैल्यू को सबसे ज़्यादा अपमानित किया गया है वो है फ्रीडम। मैं हमेशा से मानता आया हूं कि इंटेलिजेंस की दो किस्में होती हैं, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस और स्टूपिड इंटेलिजेंस। सोचने वाले लोग अब ये डॉक्ट्रिन मान बैठे हैं कि फ्रीडम असली प्रोग्रेस के रास्ते में सिर्फ एक बाधा है। लेकिन ऐसी गंभीर मूर्खताएं सिर्फ इसलिए आगे रखी जा सकीं क्योंकि 100 सालों तक कंज्यूमर सोसाइटी ने फ्रीडम का इस्तेमाल सिर्फ एक तरफा और अपने फ़ायदे के लिए किया। उन्होंने फ्रीडम को एक राइट समझा, न कि एक ऑब्लिगेशन, और बार बार उसी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम को एक्चुअल ऑपरेशन को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जितनी बार मुमकिन हुआ। तो फिर क्या इसमें सचमुच कोई हैरानी है कि ऐसी सोसाइटी चाहती थी कि आर्ट आज़ादी का साधन न बने बल्कि बस एक मामूली सी चीज़ रह जाए, एक हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट। और इस तरह अपर क्लास सोसाइटी के वो सब लोग जो पैसे को लेकर या अपनी इमोशनल ट्रांजैक्शंस को लेकर दुखी रहते थे, वे कई दशकों तक उन्हीं नॉवेलिस्ट्स से संतुष्ट रहे जो उनकी दुनिया को लिखते थे और जो आर्ट की सबसे बेकार किस्म पेश करते थे। ऑस्कर वाइल्ड ने अपने प्रिजन जाने से पहले इसी तरह की आर्ट के बारे में कहते हुए लिखा था कि इंसान का सबसे बड़ा दोष है सुपरफिशियलिटी। 1900 के आसपास और उसके पहले पिछले के यूरोपियन बुर्जुआ आर्ट के मैन्युफैक्चरर्स, ध्यान दें मैं उन्हें आर्टिस्ट नहीं कह रहा, ने इस तरह अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अगर वे सचमुच जिम्मेदारी लेते तो इसका मतलब होता अपनी सोसाइटी से बेरहम टूट जाना। और जिन्होंने सच में ये टूटन चुनी, जैसे रिम्बो, नीट्शे, स्ट्रिंडबर्ग, हम जानते हैं कि उन्होंने इसकी कितनी भारी कीमत चुकाई। इसी दौर से आर्ट फॉर आर्ट्स सेक की थ्योरी पैदा हुई, जो असल में सिर्फ ऐसी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहाना थी। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, जो अकेले बैठे आर्टिस्ट के लिए बस एक अच्छा सा डिस्ट्रैक्शन था, असल में उसी एब्स्ट्रैक्ट और आर्टिफिशियल सोसाइटी की घड़ी हुई आर्ट थी। इसका तार्किक नतीजा वही आर्ट बनी जो सैलॉन्स, ड्राइंग रूम्स की थी, या फिर वो फॉर्मूला बेस्ड आर्ट जो बनावटीपन, अफेक्टेशंस और एब्स्ट्रैक्शंस पर पलती है और आखिरकार सारी रियलिटी को ही मिटा डालती है। इस तरह कुछ वर्क्स थोड़े से लोगों को पसंद आते थे, जबकि बहुत बड़ी संख्या में बेढंगे इन्वेंशंस ने और ज़्यादा लोगों को खराब किया। आखिरकार जब आर्ट सोसाइटी से बाहर क्रिएट होती है तो वह खुद को अपनी जड़ यानी लिविंग रूट से काट लेती है। धीरे धीरे आर्टिस्ट्स, यहाँ तक कि सबसे सेलिब्रेटेड लोग भी खुद को अकेला पाते हैं, या फिर अपने ही देश में सिर्फ पॉपुलर प्रेस या रेडियो के जरिए जाने जाते हैं, जो उनकी सिंप्लीफाइड और सुविधाजनक इमेज पेश करते हैं। असल में जितनी ज़्यादा आर्ट स्पेशलाइज्ड होती जाती है, उतना ही ज़्यादा उसे पॉपुलराइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह करोड़ों लोग ये मान बैठते हैं कि वे अपने समय के कुछ महान आर्टिस्ट्स को जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अखबारों में पढ़ा कि उन्होंने कनेरीज पाले थे या कि उनकी शादी सिर्फ 6 महीने चली थी। आज सबसे बड़ी फेम ये है कि आपको पढ़े बिना ही लोग आपको या तो एडमायर करें या डिटेस्ट। और जो आर्टिस्ट्स हमारी सोसाइटी में फेमस होना चाहते हैं, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि मशहूर वे खुद नहीं होंगे, बल्कि उनका एक और वर्जन उन्हीं के नाम से मशहूर होगा, और वही दूसरा वर्जन धीरे धीरे असली आर्टिस्ट पर हावी हो जाएगा और शायद एक दिन उसे पूरी तरह मार भी देगा। तो फिर इसमें हैरानी कैसी कि 19वीं और 20वीं सदी की कमर्शियल यूरोप में जो भी सचमुच मूल्यवान चीज़ क्रिएट हुई, जैसे कि लिटरेचर, वह अपनी कंटेम्पररी सोसाइटी के खिलाफ खड़ी होकर ही बनी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने तक ये कहा जा सकता था कि मॉडर्न लिटरेचर कुल मिलाकर कंसेंट की लिटरेचर थी, यानी अपनी सोसाइटी से सहमति जताने वाली। लेकिन जैसे ही मिडिल क्लासेस ने क्रांति के जरिए उठान लिया और खुद को स्थिर बना लिया, उसी पल से रिवोल्ट की लिटरेचर सामने आने लगी। ऑफिशियल वैल्यूज़ को तब रिजेक्ट कर दिया गया। फ्रांस में उदाहरण के लिए ये काम 2 तरह के लोगों ने किया, या तो वे जो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स से जुड़े रहे, रोमांटिक राइटर से लेकर रिम्बो तक, या फिर वे जिन्होंने एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ को बनाए रखा। इस मामले में विनी और बल्जाक अच्छे उदाहरण हैं। दोनों ही हालात में वर्किंग क्लासेस और एरिस्टोक्रेसी, जो किसी भी सिविलाइजेशन की नींव होते हैं,
अपने समय की उस धोखेबाज सोसाइटी के खिलाफ खड़े थे। लेकिन यह रिजेक्शन, जो इतने लंबे समय तक मजबूती से और लगातार कायम रहा, अब खुद भी एक धोखा बन चुका है और उसने एक और तरह की बांझपन यानी स्टेरिलिटी को जन्म दिया है। कंज्यूमर सोसाइटी में पैदा हुए शापित और अस्वीकृत कवि का थीम अब एक कठोर पूर्वाग्रह बन गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि ये मान लिया गया कि कोई भी बड़ा आर्टिस्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक वह अपने समय की सोसाइटी के खिलाफ न खड़ा हो, चाहे वह सोसाइटी जैसी भी क्यों ना हो। शुरुआत में यह सिद्धांत सही था, जब यह कहता था कि एक सच्चा आर्टिस्ट पैसे के आगे समझौता नहीं कर सकता। लेकिन यह झूठा तब हो गया जब लोगों ने यह भी मान लिया कि आर्टिस्ट अपनी पहचान सिर्फ हर चीज के खिलाफ खड़े होकर ही बना सकता है। यही वजह है कि हमारे कई आर्टिस्ट तिरस्कृत होना चाहते हैं। अगर वे नहीं हैं तो गिल्ट महसूस करते हैं, और साथ ही ये भी चाहते हैं कि उन्हें तालियां भी मिलें और हूटिंग भी। स्वाभाविक है कि सोसाइटी जो आज थकी हुई या उदासीन है, तालियां बजाती है या हूट करती है, वो भी बस संयोग से। इसी वजह से हमारे समय के इंटेलेक्चुअल्स लगातार अपने रुख को और कठोर करते जाते हैं ताकि खुद को ग्लोरी दे सकें। लेकिन हर चीज़ को रिजेक्ट करने के कारण अपनी आर्ट की परंपराओं तक को आज के आर्टिस्ट खुद को यह भ्रम देते हैं कि वे अपने लिए अपने ही रूल्स बना रहे हैं, और धीरे धीरे यह मानने लगते हैं कि वे गॉड हैं। उसी समय वे ये भी मानने लगते हैं कि वे अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। लेकिन अगर वे अपनी सोसाइटी से कटे रहते हैं तो वे केवल फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट वर्क्स ही क्रिएट करेंगे, ऐसे वर्क्स जो एक अनुभव के तौर पर भले ही मार्मिक हों, लेकिन उनमें वह उपजाऊ शक्ति नहीं होगी जो असली आर्ट की पहचान है, जिसकी असली मिशन है जोड़ना। संक्षेप में कहें तो कंटेम्पररी सटल्टीज और एब्स्ट्रैक्शंस और टॉल्स्टॉय या मोलियर के वर्क्स के बीच उतना ही फर्क है जितना किसी अदृश्य फसल के संभावित लाभ और खेत की उपजाऊ मिट्टी के बीच। आर्ट इस तरह सचमुच एक धोखेबाज लग्जरी बन सकती है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि कुछ लोग और आर्टिस्ट्स पीछे लौटना चाहते थे और सच्चाई की तरफ वापस जाना चाहते थे। उसी पल से उन्होंने ये विचार रिजेक्ट कर दिया कि आर्टिस्ट को अकेले खड़े रहने का हक है। उन्होंने आर्टिस्ट को विषय के तौर पर उनके पर्सनल सपनों की जगह वो रियलिटी दी जो सब लोग जी रहे थे और झेल रहे थे। उन्हें यकीन था कि आर्ट फॉर आर्ट्स सेक अपने थीम्स और स्टाइल दोनों में मैसेस के लिए या तो बिल्कुल ही इनकॉम्प्रिहेंसिबल है या फिर उनकी सच्चाई का कोई इजहार नहीं करती। इसके उलट वे चाहते थे कि आर्टिस्ट खुद को ये काम सौंपे कि वे सबसे बड़ी संख्या यानी द ग्रेटेस्ट नंबर के लिए और उनकी तरफ से बोलें। अगर आर्टिस्ट आम लोगों की सफरिंग और हैप्पीनेस को उनकी ही भाषा में ट्रांसलेट कर दें तो सब उन्हें समझ पाएंगे, और इस तरह अपनी पूरी वफादारी रियलिटी के प्रति दिखाने के इनाम में आर्टिस्ट इंसानों के बीच एक ग्लोबल कम्युनिकेशन स्थापित करने में सफल होंगे। असल में ये ग्लोबल कम्युनिकेशन का आदर्श हर महान आर्टिस्ट का आदर्श होता है। आज की कुछ पूर्वाग्रह भरी धारणाओं यानी प्रेजुडिशियल आइडियाज के उलट असल में वही लोग अकेले खड़े होने का हक नहीं रखते, और वो हैं आर्टिस्ट्स। आर्ट कभी भी एक मोनोलॉग यानी एक तरफा संवाद नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जब कोई आर्टिस्ट बिल्कुल अकेला और अनजान होता है और फिर भी आने वाली पीढ़ियों से अपील करता है तो वो अपने काम के असली मतलब की ही फिर से पुष्टि करता है, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि अपने बहरे या ध्यान भटकाए कंटेम्पोरेरीज से संवाद करना असंभव है तो वे और बड़ी बातचीत की तरफ मुड़ते हैं, यानी आने वाली जनरेशन्स के साथ। लेकिन हर किसी के बारे में बात करने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बोलें जिन्हें सब जानते हैं, वो रियलिटी जो हम सब के बीच कॉमन है। समुद्र, बारिश, हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं, मौत के खिलाफ संघर्ष, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें जोड़ती हैं। हम एक दूसरे से उस चीज़ के ज़रिए मिलते जुलते हैं जिसे हम सब साथ में देखते हैं, या उन तकलीफ़ों के ज़रिए जिन्हें हम साथ में झेलते हैं। सपने इंसान के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन दुनिया की रियलिटी हमारा शेयर्ड आधार है। यही वजह है कि रियलिज्म का गोल पूरी तरह लेजिटिमेट है, क्योंकि वह आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम रियलिस्टिक बने, या कहें कोशिश करें रियलिस्टिक बनने की, अगर यह सच में संभव है,
क्योंकि ये पक्का नहीं है कि रियलिज्म का कोई ठोस मतलब है, और ये भी पक्का नहीं है कि वो पूरी तरह संभव है, चाहे उसकी इच्छा क्यों ना हो। सबसे पहले खुद से पूछते हैं कि क्या प्योर रियलिज्म आर्ट में सचमुच संभव है। अगर हम 19वीं सदी के नेचुरलिस्ट्स के दावे मान लें तो रियलिज्म का मतलब है रियलिटी की एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन। इस हिसाब से रियलिज्म का आर्ट से वही रिश्ता होगा जो फोटोग्राफी का पेंटिंग से है। नेचुरलिज्म सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है, जबकि पेंटिंग चुनती है, चॉइसेस बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेचुरलिज्म रिप्रोड्यूस क्या करता है और रियलिटी होती क्या है। आखिरकार सबसे बेहतरीन फोटोग्राफ्स भी सबसे बेहतरीन रिप्रोडक्शंस नहीं बन पाती, और ऊपर से वे रियलिटी को पूरी ईमानदारी से पेश भी नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए, हमारे यूनिवर्स में किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा रियल क्या हो सकता है, और फिर भी क्या हम सचमुच ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी जिंदगी को एक रियलिस्टिक फिल्म से बेहतर तरीके से दिखा पाएंगे। लेकिन ऐसा फिल्म आखिर किन शर्तों पर संभव हो सकता है? सिर्फ इमेजिनरी शर्तों पर। असल में हमें मानना होगा कि कोई एक आइडियल कैमरा है जो किसी इंसान को दिन रात लगातार फिल्म कर रहा है, उसकी हर छोटी सी छोटी हरकत को कैप्चर कर रहा है। नतीजा होगा एक ऐसा फिल्म जो उस इंसान की पूरी जिंदगी जितना लंबा होगा, और जिसे सिर्फ वही स्पेक्टेटर देख पाएंगे जो अपनी पूरी जिंदगी इस बात के लिए कुर्बान करने को तैयार हों कि वे सिर्फ किसी और की जिंदगी के डिटेल्स में ही उलझे रहें। लेकिन इन सब कंडीशंस के बावजूद भी ऐसा अकल्पनीय फिल्म रियलिस्टिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी सिर्फ वहीं नहीं होती जहां कोई इंसान मौजूद होता है। जिंदगी तो औरों की जिंदगी में भी मिलती है, खासकर अपने प्रियजनों की जिंदगी में, जिनके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है और जिन्हें भी फिल्म करना होगा। इसके अलावा उन अनजान लोगों की जिंदगी भी, शक्तिशाली और गरीब, साथी नागरिक, पुलिस वाले, अध्यापक, वो अदृश्य साथी जो खदानों और इमारतों की साइट्स पर काम करते हैं, डिप्लोमैट्स और डिक्टेटर्स, धार्मिक सुधारक, वे आर्टिस्ट्स जो हमारे व्यवहार के निर्णायक फैक्टर्स बनाते हैं, और आखिर में वो साधारण लेकिन सब पर हावी ताकत, चांस या लक, जो सबसे संगठित लोगों की जिंदगी पर भी राज करती है। तो आखिरकार सिर्फ एक ही सचमुच रियलिस्टिक फिल्म संभव है, वो फिल्म जो हमें लगातार दिखाई जाती है एक अदृश्य कैमरा द्वारा इस दुनिया की स्क्रीन पर। और इस तरह सिर्फ एक ही रियलिस्टिक आर्टिस्ट हो सकता है, अगर वह मौजूद है, और वह है गॉड। बाकी सभी आर्टिस्ट मजबूरी में हमेशा रियलिटी के प्रति बेवफा, अनफेथफुल रहते हैं। इस तरह वे आर्टिस्ट्स जो बुर्जुआ सोसाइटी और उसकी फॉर्मल आर्ट को रिजेक्ट करते हैं, और जो सिर्फ रियलिटी और रियलिटी की ही बात करना चाहते हैं, वे खुद को एक मुश्किल बंद गली में पाते हैं। उन्हें रियलिस्ट होना चाहिए, लेकिन वे हो नहीं सकते। वे चाहते हैं कि उनकी आर्ट रियलिटी की सेवा करे, लेकिन यह नामुमकिन है, क्योंकि रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा एक चुनाव करना पड़ता है, और वह चुनाव रियलिटी को आर्ट की ओरिजिनलिटी के अधीन बना देता है। रशियन रेवोल्यूशन के शुरुआती सालों की खूबसूरत और ट्रैजिक आर्टवर्क्स हमें इस संघर्ष को साफ तौर पर दिखाती हैं। उस समय रूस ने हमें ब्लॉक और महान पास्टरनक, मायाकोव्स्की और येसेनिन, आइजनस्टाइन और कॉन्क्रीट और स्टील के पहले नॉवेलिस्ट्स के जरिए जो दिया, वो एक शानदार लेबोरेटरी था, फॉर्म्स और थीम्स का, प्रचुर क्रिएटिव बेचैनी का और रिसर्च के जुनून का। लेकिन इसके साथ ज़रूरी था यह भी दिखाना कि कैसे रियलिस्ट बना जा सकता है जब रियलिज्म खुद ही असंभव हो। और डिक्टेटरशिप ने, जैसा कि हर जगह करती है, इसमें सख्त कदम उठाए। उसने कहा कि रियलिज्म सबसे पहले एक नेसेसिटी है और इसलिए वह संभव है, लेकिन इस शर्त पर कि वह सोशलिस्टिक होना चाहिए। अब सवाल उठता है, ऐसे डिक्री का असली मतलब क्या था? असल में ऐसा डिक्री खुलकर ये मान लेता है कि बिना चुनाव किए रियलिटी को रिप्रोड्यूस करना नामुमकिन है, और इस तरह वो 19वीं सदी वाले रियलिज्म के सिद्धांत को रिजेक्ट कर देता है। तो फिर ज़रूरत थी सिर्फ एक ऐसे प्रिंसिपल ऑफ चॉइस को ढूंढने की जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया को स्ट्रक्चर किया जा सके। और ये चॉइस उन्हें मिल भी गई, लेकिन उस रियलिटी में नहीं जिसे हम जानते हैं, बल्कि उस रियलिटी में जो अभी आनी है, यानी भविष्य में। मतलब ये कि जो चीज़ अभी मौजूद है
उसे सही तरह से रेप्लिकेट करने के लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ को भी दिखाया जाए जो आने वाली है। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्ट के जिस मूवमेंट को सोशल रियलिज्म कहा जाता है, उसका असली ऑब्जेक्ट वही रियलिटी है जो अभी मौजूद नहीं है। यह विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शन वाकई कमाल का है, क्योंकि सोशल रियलिज्म शब्द ही अपने आप में विरोधाभासी है। आखिर सोशल रियलिज्म संभव कैसे हो सकता है जब रियलिटी खुद पूरी तरह से सोशलिस्टिक नहीं है? उदाहरण के लिए, न अतीत में रियलिटी सोशलिस्टिक थी, न ही पूरी तरह वर्तमान में है। इसका जवाब सीधा है। आज या कल की रियलिटी में से हम वही चुनेंगे जो भविष्य के परफेक्ट शहर यानी द परफेक्ट सिटी ऑफ द फ्यूचर की नींव रखे और उसे सर्व करे। इस तरह एक तरफ तो हम रियलिटी के उन हिस्सों को रिजेक्ट और कंडेम करेंगे जो सोशलिस्टिक नहीं है, और दूसरी तरफ उन चीज़ों को एग्जॉल्ट करेंगे जो हैं या जो आगे चलकर सोशलिस्टिक बन जाएंगी। और नतीजा क्या होगा? एक ऐसी आर्ट जो असल में प्रोपेगेंडा ही होगी, जहां अच्छे लोग और बुरे लोग होंगे, यानी एक तरह की पेडागॉजिकल लिटरेचर जो उतनी ही कॉम्प्लेक्स लिविंग रियलिटी से कटी हुई होगी जितनी फॉर्मल आर्ट। आखिरकार ऐसी आर्ट सोशलिस्टिक सिर्फ उसी हद तक होगी जितनी हद तक वह रियलिस्टिक नहीं होगी। ऐसी एस्थेटिक जो अपने आप को रियलिस्टिक दिखाना चाहती है, असल में एक नए तरह का आइडियलिज्म बन जाती है, और एक सच्चे आर्टिस्ट के लिए ये उतनी ही बांझ यानी स्टेराइल है जितना बुर्जुआ आइडियलिज्म। यहाँ रियलिटी को बस दिखावे के लिए एक ऊंचे स्थान पर रखा जाता है ताकि उसे आसानी से हटा दिया जाए। आर्ट फिर धीरे धीरे कुछ भी नहीं रह जाती, वह सिर्फ सेवा करती है, और सेवा करते करते खुद ही अधीन हो जाती है। जो लोग जानबूझकर अपने आप को रियलिटी को डिस्क्राइब करने से रोकते हैं, उन्हें ही रियलिस्ट कहा जाएगा, और उनकी इस वजह से तारीफ भी होगी। बाकी सबको दबाया जाएगा, जिससे असली रियलिस्ट और ज़्यादा खुश होंगे। जैसे बुर्जुआ सोसाइटी में फेम का मतलब होता है या तो गलत तरह से पढ़ा जाना या बिल्कुल न पढ़ा जाना, वैसे ही एक टोटलिटेरियन सोसाइटी में फेम का मतलब होगा दूसरों को पढ़े जाने से रोक देना। और यहाँ भी असली आर्ट या तो बिगाड़ दी जाएगी या फिर उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। और इस तरह वही लोग जो सबसे ज़्यादा जुनून के साथ ग्लोबल कम्युनिकेशन चाहते हैं, वही लोग उसे नामुमकिन बना देंगे। इतनी नाकामी के सामने सबसे आसान बात ये मान लेना होती कि जिसे सोशल रियलिज्म कहा जाता है, उसका असल में महान आर्ट से कोई खास रिश्ता नहीं है। और अगर सच में क्रांतिकारी अपने आंदोलन यानी रेवोल्यूशन की भलाई चाहते हैं, तो उन्हें कोई दूसरी एस्थेटिक तलाशनी चाहिए। लेकिन उल्टा ही हुआ। सबको मालूम है कि इसके डिफेंडर्स जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि सोशल रियलिज्म के दायरे से बाहर कोई आर्ट हो ही नहीं सकती। हाँ, वे इसे चीख चीख कर कहते हैं, लेकिन मेरी गहरी कन्विक्शन ये है कि वे खुद भी इस पर विश्वास नहीं करते। असल में उन्होंने अपने दिल में पहले ही तय कर लिया था कि आर्टिस्टिक वैल्यूज़ को रेवोल्यूशनरी एक्ट्स के वैल्यूज़ के अधीन होना ही पड़ेगा। अगर ये बात साफ साफ कह दी जाती तो डिस्कशन आसान होता। हम शायद इस त्याग का सम्मान कर पाते, उन लोगों का जो मैसेस की बदहाली और कलाकार की किस्मत से कभी कभी जुड़ी प्रिविलेजेस के बीच के गहरे अंतर को झेल नहीं पाते, जो इस असहनीय दूरी को रिजेक्ट कर देते हैं जहां एक ओर गरीबी से दबे हुए लोग चुप रहने पर मजबूर हैं, और दूसरी ओर आर्टिस्ट की वोकेशन ही यही है कि वह हमेशा खुद को व्यक्त करे। अगर इसे समझा जाए तो शायद हम उन लोगों से बात करने की कोशिश कर पाते उन्हें ये कहने की कि क्रिएटिव फ्रीडम को दबाना शायद गुलामी को मिटाने का सही तरीका नहीं है, और जब तक हम सबकी आवाज़ बन नहीं सकते, तब तक कम से कम कुछ की आवाज़ बनने की शक्ति छीन लेना तो बेवकूफ़ी ही है। हाँ, सोशल रियलिज्म को अपनी जड़ों को मानना चाहिए, और मानना चाहिए कि वह पॉलिटिकल रियलिज्म का जुड़वां भाई है। यह आर्ट को कुर्बान करता है एक ऐसे मकसद के लिए जो आर्ट से पराया यानी एलियन है, लेकिन जो वैल्यूज़ के पैमाने पर एक ऊंचा लक्ष्य लग सकता है। कुल मिलाकर यह आर्ट को अस्थायी रूप से दबा देता है ताकि पहले जस्टिस को सपोर्ट कर सके। जब जस्टिस सचमुच होगी उस अनजाने भविष्य में, तब आर्ट दोबारा जन्म लेगा। और इस तरह आर्ट के मामले में हम वही गोल्डन रूल अपनाते हैं
जो कंटेम्पररी इंटेलिजेंस हमेशा कहती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग अ फ्यू एग्स, यानी कुछ अंडे तोड़े बिना ऑमलेट बनाना असंभव है। लेकिन इतना बढ़िया कॉमन सेंस भी ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक अच्छी ऑमलेट बनाने के लिए हज़ारों अंडे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और किसी शेफ़ की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितने अंडों के छिलके तोड़े। नहीं, हमारे समय के ये आर्टिस्टिक शेफ्स इस डर में रहें कि कहीं वे अपनी चाहत से ज़्यादा टोकरी भर अंडे न गिरा दें, और अगर ऐसा हुआ तो सभ्यता की ऑमलेट कभी जम ही नहीं पाएगी, और आखिरकार आर्ट भी कभी जिंदा होकर वापस नहीं आएगा। ब्रुटैलिटी कभी भी टेम्परेरी नहीं होती, वह कभी अपनी तय की हुई सीमाओं का सम्मान नहीं करती, और इसलिए यह स्वाभाविक है कि ब्रुटैलिटी फैलती ही चली जाएगी। पहले आर्ट को भ्रष्ट करेगी, फिर जीवन को, और तब इंसानों की सारी बदकिस्मती और खून खराबे से पैदा होगा महत्वहीन लिटरेचर, हल्के फुल्के न्यूज़पेपर्स, तस्वीरों में कैद पोर्ट्रेट्स, और ऐसे यूथ क्लब के नाटक जिनमें रिलीजन की जगह हेट्रेड आ जाएगी। आर्ट फिर जाकर पहुंचता है फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म की ओर, जो असल में सबसे बुरी इंडल्जेंस है और सबसे दयनीय झूठ। इसमें हैरानी कैसी? इंसान का दुख इतना बड़ा और गहरा विषय है कि उसे कोई समझ ही नहीं सकता जब तक वह कीट्स जैसा न हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह इतना संवेदनशील यानी सेंसिटिव था कि जैसे हाथ बढ़ाकर सीधे दर्द को छू सकता था। ये बात साफ दिखती है जब लिटरेचर को कंट्रोल किया जाता है और उसे बस इस काम में लगाया जाता है कि वह हमारे दुखों के लिए ऑफिशियल कॉन्सोलेशन बने। आर्ट फॉर आर्ट सेक का झूठ ये था कि उसने बुराई को अनदेखा करने का नाटक किया और इस तरह उसकी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन रियलिस्ट्स का झूठ भी उतना ही बड़ा है, भले ही उनके पास इंसान के मौजूदा दुख को मानने का साहस हो, क्योंकि वे इस दुख का इस्तेमाल सिर्फ भविष्य की खुशियों को ग्लोरीफाई करने के लिए करते हैं, और वह भविष्य किसी को पता ही नहीं है। और यही झूठ आखिरकार इस पूरे छलावे को सही ठहराता है। दो एस्थेटिक्स बहुत लंबे समय से आपस में टकरा रही हैं। एक जो असली जिंदगी, रियल लाइफ को पूरी तरह रिजेक्ट करने की सलाह देती है, और दूसरी जो कहती है कि रियल लाइफ के अलावा हर चीज़ को रिजेक्ट करो। लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कोई भी वास्तव में रियलिटी को बयान नहीं करती, और दोनों का नतीजा एक जैसा होता है, झूठ और आर्ट का दब जाना। राइट विंग एकेडेमिया उस दुख और बदहाली को नज़रअंदाज करती है जिसे लेफ्ट विंग एकेडेमिया अपने काम में इस्तेमाल करती है, और दोनों ही हालात में दुख बढ़ता जाता है और आर्ट मिटा दिया जाता है। तो क्या हमें ये नतीजा निकाल लेना चाहिए कि ये झूठ ही आर्ट का असली सार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इसके उलट मानता हूं कि अब तक जिन एटीट्यूड्स की बात हुई है वे झूठ हैं, बस इस हद तक कि उनका आर्ट से बहुत कम लेना देना है। तो फिर आर्ट है क्या? कोई आसान चीज़ तो बिल्कुल नहीं। और ये समझना और भी मुश्किल हो जाता है उस दौर में जहां इतने लोग ज़बरदस्ती हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने पर तुले हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि जीनियस महान और अकेला हो, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि वह सबकी तरह दिखे। हाय, हकीकत कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बल्ज़क ने इसे एक लाइन में बखूबी कह दिया, जीनियस सबकी तरह लगता है लेकिन कोई भी जीनियस जैसा नहीं लगता। आर्ट भी ऐसा ही है, वह रियलिटी के बिना कुछ नहीं, और रियलिटी भी आर्ट के बिना अधूरी है। दरअसल आर्ट न तो पूरी तरह रियलिटी को रिजेक्ट करता है, न ही पूरी तरह उसे स्वीकार करता है। आर्ट दोनों करता है, रिजेक्ट भी और एक्सेप्ट भी, और यही वजह है कि वह हमेशा टूटा फूटा और खिंचता हुआ रहता है। आर्टिस्ट्स हमेशा इसी एम्बिग्विटी से जूझते रहते हैं। वे रियलिटी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, फिर भी उसकी अधूरी और अधकचरी हालत को चुनौती देने के लिए समर्पित रहते हैं। जैसे अगर एक पेंटर को स्टिल लाइफ, माना एक एप्पल, पेंट करना है, तो पेंटर और एप्पल दोनों को एक दूसरे से टकराना और एडजस्ट होना पड़ेगा। और अगर उनकी शेप्स दुनिया की रोशनी के बिना कुछ नहीं है, तो वही आकृतियां उस रोशनी में अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ देती हैं। असल दुनिया जो अपनी चमक से शरीरों और स्टैच्यूज को जीवन देती है, वही दूसरी तरफ
आकाश की रोशनी का आईना भी बन जाती है। और इसी तरह ग्रेट स्टाइल कलाकार और उसके ऑब्जेक्ट दोनों के बीच आधे रास्ते में बसता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आर्ट को रियलिटी से भाग जाना चाहिए या फिर उसके सामने झुक जाना चाहिए। असली सवाल बस इतना है कि एक वर्क ऑफ आर्ट कितनी हद तक अपने आप को रियलिटी में टिकाए रखे, इतना कि वो न तो बादलों में खो जाए और न ही शीशे के जूतों में घिसटता रहे। हर आर्टिस्ट को ये बैलेंस अपनी सेंसिटिविटी और अपनी एबिलिटी के हिसाब से ढूंढना पड़ता है। जितनी बड़ी किसी आर्टिस्ट की बगावत दुनिया की रियलिटी के खिलाफ होगी, उतना ही ज्यादा उस रियलिटी का वजन चाहिए उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये वजन कभी भी इतना भारी नहीं होना चाहिए कि आर्टिस्ट की अपनी यूनिक जरूरतें दब जाएं। जैसे ग्रीक ट्रेजेडी में या मेलविल, टॉल्स्टॉय या मोलियर के काम में दिखता है, सबसे महान आर्ट वही होता है जहां रियलिटी और इंसान की बगावत यानी रिबेलियन आपस में बैलेंस होकर एक दूसरे को लगातार नया जन्म देते रहते हैं। यही अंतहीन उठान असल में उस खुश लेकिन दर्दनाक जिंदगी की परिभाषा है। कभी कभी एक नई दुनिया सामने आती है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से अलग भी होती है, और वही भी अनोखी भी और यूनिवर्सल भी, मासूम असुरक्षा से भरी हुई। वो दुनिया बस थोड़ी देर के लिए जन्म लेती है, किसी जीनियस की ताकत और उसकी बेचैनी से। वो कुछ है भी और कुछ नहीं भी। दुनिया कुछ नहीं है और दुनिया सब कुछ है। यही है सभी सच्चे आर्टिस्ट्स की दोहरी और न थकने वाली पुकार। यही पुकार उन्हें सीधा खड़ा रखती है, आंखें खुली हुई। और कभी कभी यही पुकार इस सोई हुई दुनिया के दिल के भीतर गहराई में सबके अंदर जगा देती है उस जिद्दी लेकिन पल भर की झलक, एक ऐसी रियलिटी की जिसे हम पहचानते तो हैं लेकिन कभी जीते नहीं। ठीक उसी तरह आर्टिस्ट अपने समय से न तो पूरी तरह मुंह मोड़ सकते हैं और न ही उसमें खोकर गुम हो सकते हैं। अगर वे मुंह मोड़ते हैं तो वे खालीपन में बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जितना वे रियलिटी को ऑब्जेक्ट की तरह स्वीकार करते हैं, उतना ही वे खुद को सब्जेक्ट के रूप में अफर्म करते हैं। मतलब वे पूरी तरह उससे दबे नहीं रहते। दूसरे शब्दों में कहें, जब आर्टिस्ट सबके भाग्य को बांटना चुनते हैं, तभी वे अपनी इंडिविजुअलिटी को भी साबित करते हैं, और इस पैराडॉक्स से वे कभी बच नहीं सकते। आर्टिस्ट इतिहास से वही लेते हैं जिसे वे खुद देख सकते हैं या सह सकते हैं, सीधे या परोक्ष रूप से। इसका मतलब है करंट इवेंट्स और वो सब जो आज जिंदा लोगों के साथ हो रहा है, न कि करंट इवेंट्स का किसी ऐसे फ्यूचर से रिश्ता जिसे अभी जी रहा आर्टिस्ट जान ही नहीं सकता। उन लोगों का न्याय करना जो आज जिंदा हैं, ऐसे लोगों के नाम पर जो अभी पैदा ही नहीं हुए, ये काम प्रोफेसी का है। सच्चे आर्टिस्ट किसी भी सपने की कीमत सिर्फ इस आधार पर आंक सकते हैं कि उसका असर जीवित लोगों पर कैसा पड़ता है। प्रॉफिट, प्रीस्ट या पॉलिटिशियन बिल्कुल एब्सोल्यूट तौर पर निर्णय दे सकते हैं, और जैसा हम जानते हैं वे ऐसा करने से चूकते नहीं, लेकिन आर्टिस्ट ऐसा नहीं कर सकते। अगर वे एब्सोल्यूट जजमेंट देंगे तो रियलिटी की बारीकियों को सिर्फ गुड या ईविल में बांट देंगे, बीच की कोई जगह नहीं रहेगी, और इस तरह सिर्फ मेलोड्रामा बन जाएगा। कला का मकसद इसके उलट न तो नियम बनाना है और न ही शासन करना। उसका पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है समझना। कभी कभी कला शासन भी करती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गहरी समझ हासिल कर ली होती है। लेकिन कोई भी महान कृति कभी नफरत या तिरस्कार पर आधारित नहीं रही। यही कारण है कि जब कलाकार अपनी निजी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं तो वे दंड नहीं देते, बल्कि क्षमा कर देते हैं। वे जज नहीं होते, बल्कि उचित ठहराने वाले होते हैं। कलाकार हमेशा जीवित प्राणियों के रक्षक होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे जिंदा हैं। वे सचमुच यही सलाह देते हैं कि जो अभी हमारे पास है उनसे प्यार किया जाए, न कि उन लोगों से जो भविष्य में होंगे। यही आज के ह्यूमनिज्म की कमजोरी है, जो उसे अदालत के कैटेकिज्म में बदल देती है। ठीक इसके उलट एक महान कृति हर जज को हैरान कर देती है, और साथ ही ऐसी महान रचनाओं के जरिए कलाकार इंसानियत के सबसे सुंदर उदाहरण को सम्मान देते हैं और सबसे बड़े अपराधियों के आगे भी झुकते हैं। जैसा कि ऑस्कर वाइल्ड ने जेल से लिखा था, इन बदकिस्मत लोगों में जो मेरे साथ इस गंदी जगह में बंद हैं,
ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसका जीवन के रहस्य से कोई प्रतीकात्मक रिश्ता ना हो। हाँ, और वही जीवन का रहस्य कला के रहस्य से मेल खाता है। पिछले 150 सालों तक कंज्यूमर सोसाइटी के लेखक कुछ अपवादों को छोड़कर ये मानते रहे कि वे निश्चिंत और गैर जिम्मेदार जिंदगी जी सकते हैं, और सचमुच उन्होंने वैसा ही जिया, लेकिन अंत में अकेले ही मरे जैसे वे जिए थे। मगर हम 20वीं सदी के लेखक अब कभी अकेले नहीं रह सकते। इसके उलट हमें यह जानना होगा कि हम सामूहिक दुख से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारी एकमात्र सच्ची जिम्मेदारी अगर कोई है तो ये है कि हम उन लोगों के लिए बोलें जो खुद नहीं बोल सकते, और ये काम हमें हर उस इंसान के लिए करना होगा जो इसी क्षण पीड़ित है, चाहे उसे दबाने वाले राज्य हों या राजनीतिक पार्टियां। उनकी भूतकालीन या भविष्य की महानता से कोई फर्क नहीं पड़ता। कलाकारों के लिए कोई भी यातनादाता विशेष नहीं होता। इसी वजह से सुंदरता कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी की गुलाम नहीं हो सकती। वह सिर्फ और सिर्फ इंसान के दुख या उसकी स्वतंत्रता की सेवा कर सकती है, चाहे तुरंत चाहे लंबे समय में। सच्चा कमिटेड कलाकार वही है जो चाहे हथियार उठाने से इनकार न करे, लेकिन नियमित सेना में शामिल होने से जरूर इनकार करता है, यानी वह स्नाइपर बनने से इनकार करता है। और यही असली सबक कलाकार सुंदरता से सीखता है, अगर वह ईमानदारी से सीखे। यह सबक अहंकार का नहीं बल्कि गहरी भाईचारे का है। इस तरह समझी गई सुंदरता ने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया। उल्टा उसने हर दिन हर क्षण हजारों सालों से करोड़ों इंसानों को उनके दुख में सहारा दिया है, और कभी कभी तो उन्हें हमेशा के लिए आजाद भी कर दिया है। आखिरकार शायद हम यहीं कला की महानता को छूते हैं, उस सतत तनाव में जहां सुंदरता और पीड़ा, मानव प्रेम और सृजन की पागलपन, असहनीय अकेलापन और थका देने वाली भीड़, अस्वीकार और स्वीकृति सभी टकराते रहते हैं। कला दो गहरी खाइयों के बीच जन्म लेती है, एक ओर हल्केपन की खाई और दूसरी ओर प्रचार यानी प्रोपेगेंडा की खाई। महान कलाकार इन दोनों के बीच की ऊंची धार पर चलते रहते हैं, जहां हर कदम जोखिम से भरा होता है, खतरनाक होता है। लेकिन सच यही है कि यही जोखिम कला की असली स्वतंत्रता है, और कहीं नहीं। यह स्वतंत्रता आसान नहीं होती, ये एक कठिन तपस्या जैसी है। कौन कलाकार होगा जो इसे नकार सके, और कौन कलाकार इतना साहसी होगा जो यह दावा कर सके कि वही इस अंतहीन कार्य के बराबर है। यह स्वतंत्रता तभी संभव है जब कलाकार का मन और शरीर स्वस्थ हो, उसकी शैली उसकी आत्मा की ताकत और धैर्यपूर्ण विद्रोह को उजागर करे। और हर स्वतंत्रता की तरह यह भी एक कभी न खत्म होने वाला जोखिम है, थका देने वाला अनुभव है। शायद इसी कारण आज हम इस जोखिम से भागते हैं, जैसे स्वतंत्रता से भी भागते हैं, क्योंकि वह हमसे बहुत कुछ मांगती है। इसके बजाय हम तमाम तरह की गुलामियों में सिर झोंक देते हैं, बस इसलिए कि हमारी आत्मा को थोड़ा सा आराम मिल सके। अगर कला एक खतरनाक साहसिक यात्रा नहीं है तो फिर वह क्या है, और उसका जस्टिफिकेशन क्या है? नहीं, स्वतंत्र कलाकार भी उतना ही कम आराम भोग सकते हैं जितना कि स्वतंत्र इंसान। स्वतंत्र कलाकार वे होते हैं जो बहुत कठिनाई से अपने भीतर और बाहर के कियोस में स्वयं ऑर्डर रचते हैं। जितनी गहरी अव्यवस्था उन्हें संभालनी पड़ती है, उनकी आत्मनिर्धारित नियम उतने ही कठोर हो जाते हैं, और उसी अनुपात में वे अपनी स्वतंत्रता की पुष्टि करते हैं। गिद्ध ने एक बात कही थी जिससे मैं हमेशा सहमत रहा हूं, भले ही उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। कला प्रतिबंध से जीवित रहती है और स्वतंत्रता से मर जाती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कला पर बाहर से नियंत्रण थोपा जाए। कला तभी जीवित रहती है जब वह अपने ऊपर स्वयं लगाए गए अनुशासन को स्वीकार करे। किसी भी बाहरी बंधन से वह मर जाती है। इसके उलट अगर कला अपने भीतर कोई नियम न बनाए तो वह पागलपन में बदल जाती है और अपनी ही भ्रांतियों की गुलाम बन जाती है। इसलिए सबसे अधिक मुक्त और सबसे अधिक विद्रोही कला वही होती है जो सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है। ऐसी कला वही है जो सबसे बड़े प्रयास और संघर्ष की महिमा गाती है। लेकिन अगर कोई समाज और उसके कलाकार इस लंबे और कठिन मुक्ति दायित्व को स्वीकार न करे, अगर वे मनोरंजन के आराम, रूढ़िवादी परंपराओं, आर्ट फॉर आर्ट सेक की निरर्थकता
या यथार्थवादी कला के नैतिक उपदेशों में खो जाए तो वे सिर्फ नाइहिलिज्म और बांझपन में फंस कर रह जाएंगे। इसका मतलब है कि आज कला का पुनर्जन्म यानी रीबर्थ पूरी तरह निर्भर करता है हमारे साहस पर और हमारे साफ देखने की इच्छा पर। हाँ, वह पुनर्जन्म यानी रीबर्थ वास्तव में हमारे ही हाथों में है। यह हम पर निर्भर करता है कि वेस्ट फिर से उन नए सिकंदरों का सामना करने के लिए प्रेरणा दे पाएगा या नहीं। वे सिकंदर जो तलवार की ताकत से फटे हुए सभ्यता के गांठ को फिर से बांधने आए हैं। इसके लिए हमें हर जोखिम उठाना होगा और फ्रीडम का निर्माण करना होगा। सवाल ये नहीं है कि क्या हम न्याय की खोज करते हुए स्वतंत्रता को बचा पाएंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, न भविष्य का न्याय और न ही अतीत की सुंदरता। स्वतंत्रता ही इंसान को अकेलेपन से बचा सकती है और अकेलापन अपनी हर शक्ल में गुलामी यानी सर्विट्यूड को बढ़ावा देता है। लेकिन कला, जिसकी मूल आत्मा ही स्वतंत्रता है, वहां जोड़ती है जहां तानाशाही तोड़ देती है। तो क्या यह कोई आश्चर्य है कि कला हर प्रकार के ऑपरेशन की चुनी हुई दुश्मन है? क्या यह अजीब है कि कलाकार और बुद्धिजीवी हर आधुनिक तानाशाही के पहले शिकार होते हैं, चाहे वे दक्षिणपंथी हों या वामपंथी? तानाशाह जानते हैं कि महान रचनाएं हमेशा एक मुक्ति की शक्ति समेटे रहती हैं, ऐसी शक्ति जो सिर्फ उन्हीं के लिए रहस्यमयी है, जो कला की पूजा नहीं करते। हर महान कलाकृति इंसानियत को और अधिक धनी और प्रशंसनीय बनाती है, और यही उसका एकमात्र रहस्य है। और फिर चाहे हजारों कैद खाने या कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और जेल कोठरियां क्यों न खड़ी कर दी जाए, यह गवाही, यह सजीव प्रमाण मानव गरिमा का कभी मिटाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि यह बिल्कुल गलत है कि हम ये सोच लें कि संस्कृति को कुछ समय के लिए एक तरफ रखकर नई संस्कृति गढ़ी जा सकती है। यह असंभव है। हम अनगिनत मानवीय दुखों और महानताओं की गवाही को रोक नहीं सकते। हम सांस लेना बंद नहीं कर सकते। संस्कृति कभी अपनी धरोहर के बिना अस्तित्व में नहीं रहती, और हम अपने उस विरासत को अस्वीकार नहीं कर सकते और न ही करना चाहिए, चाहे वह पश्चिम की संस्कृति हो। भविष्य की महान रचनाएं कैसी भी होंगी, उनमें वही पुराना रहस्य मौजूद रहेगा, साहस और स्वतंत्रता से गढ़ा हुआ, हर सदी और हर देश के हजारों कलाकारों की दुस्साहसी कोशिशों से पोषित। हाँ, जब आधुनिक तानाशाह यह कहते हैं कि कलाकार, चाहे वे अपने पेशे तक सीमित क्यों न हों, समाज के शत्रु हैं, तो वे सही कहते हैं। लेकिन यह कहते हुए वे अनजाने ही कलाकार के जरिए उस मानवीय छवि को सलाम भी करते हैं, एक ऐसी छवि जिसे आज तक किसी भी शक्ति ने नष्ट नहीं कर पाया है। मेरा निष्कर्ष बहुत ही सरल है। आज की हलचल और तूफान के बीच बस इतना कहना काफी है, आनंदित हो। हाँ, आनंदित हो कि हमने उस आरामदेह और झूठी यूरोप की मृत्यु देखी और अब हम कठोर सच्चाइयों का सामना कर रहे हैं। आनंदित हो इंसान के रूप में, क्योंकि एक झूठ जो बहुत लंबे समय तक टिके रहा अब ढह चुका है, और अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे सामने क्या खतरे खड़े हैं। आनंदित हो कलाकारों के रूप में भी, जो अपनी नींद से जाग चुके हैं, अपनी बाहरी चुप्पी से मुक्त हो चुके हैं, और जिन्हें मजबूरी में अब दुख, जेल खाने और खून खराबे का सामना करना है। अगर हम इस भयानक दृश्य के बीच भी उन दिनों और चेहरों की याद को बचा पाए, और इसके उलट जब भी हम दुनिया की सुंदरता देखें तो हमें हमेशा वे लोग याद रहें जिन्हें कुचला और अपमानित किया गया, तो वेस्टर्न आर्ट धीरे धीरे फिर से अपनी ताकत और अपनी गरिमा पालेगी। निस्संदेह इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जहां कलाकारों को इतने कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन सच यही है कि जब सबसे साधारण शब्द और वाक्य भी स्वतंत्रता और खून की कीमत पर तौले जाते हैं, तब कलाकार उन्हें सावधानी और गंभीरता से इस्तेमाल करना सीखते हैं। खतरा ही कलाकार को आदर्श बनाता है, और अंततः हर महानता की जड़ जोखिम उठाने में ही होती है। गैर जिम्मेदार कलाकारों का जमाना अब खत्म हो चुका है। हाँ, हम उन थोड़े से सुखद पलों को जरूर याद करेंगे जो उन्होंने हमें दिए, लेकिन साथ ही हम ये भी मानेंगे कि इस कठिन परीक्षा ने हमें सच्चाई की संभावना दी है, और हमें उस चुनौती को स्वीकार करना होगा।
फ्रीडम इन आर्ट का मूल्य बहुत कम है अगर उसका अर्थ केवल कलाकार को आरामदायक जीवन देना ही रह जाए। किसी भी समाज में किसी मूल्य या सद्गुण को जड़ें जमाने के लिए हमें उसके बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब है हर पल उसकी कीमत चुकानी होगी। अगर स्वतंत्रता अब खतरनाक हो गई है तो यही संकेत है कि वह अब वेश्या की तरह बेची खरीदी नहीं जा रही, बल्कि अपने असली अर्थ के करीब लौट रही है। मैं उदाहरण के लिए उन लोगों से सहमत नहीं हो सकता जो आज कहते हैं कि बुद्धिमत्ता का पतन हो रहा है। ऊपर ऊपर तो वे सही लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बुद्धिमत्ता का पतन सबसे ज्यादा तब हुआ था जब वह बिना किसी जोखिम के कुछ गिने चुने मानवीय विद्वानों की किताबों में कैद एक सुखद शौक बनकर रह गई थी। लेकिन आज जब बुद्धिमत्ता को असली खतरों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके पास एक मौका है कि वह फिर से ऊंचा खड़ी हो सके, फिर से सम्मानित हो सके। कहा जाता है कि नीत्शे जब वह लू सालों में से अलग हुए तो एक ऐसी गहरी और अंतिम लोनलीनेस में डूब गए जहां वे एक ओर टूटे हुए थे और दूसरी ओर उस महान कलाकृति के विचार से रोमांचित भी, जिसे उन्हें बिना किसी मदद के पूरा करना था। रातों में वे जेनुआ की खाड़ी को देखने वाले पहाड़ों पर चलते थे और पत्तों व शाखाओं के बड़े बड़े अलाव जलाते थे, जिन्हें वे देर तक जलते और फिर राख में बदलते देखते रहते। मैंने अक्सर उन अलावों के बारे में सोचा है और कभी कभी यह कल्पना की है कि कुछ लोग और कुछ महान कलाकृतियां उन आग के सामने खड़ी हों, मानो उनकी परीक्षा हो रही हो। असल में हमारा युग भी एक ऐसा ही अलाव है जिसकी निर्दय लपटें शायद कई महान कलाकृतियों को राख में बदल देंगी, लेकिन जो कृतियां इस परीक्षा से बच निकलेंगी वे और भी मजबूत और अक्षुण्ण रहेंगी। और जब हम उनका वर्णन करेंगे तो बिना किसी हिचक के उस सुप्रीम जॉय ऑफ द इंटेलिजेंस का अनुभव करेंगे जिसे हम प्रशंसा कहते हैं। बेशक हम यह आशा कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी करता हूं, कि आग की लपटें थोड़ी छोटी हों, हमें थोड़ी राहत मिले, एक ठहराव जो हमें फिर से सपने देखने की अनुमति दे। लेकिन शायद कलाकार के लिए कोई शांति नहीं होती सिवाय उस शांति के जो संघर्ष की तपिश में मिलती है। एमर्सन ने ठीक ही कहा था, हर दीवार एक दरवाजा है। दरवाजा कहीं बाहर मत ढूंढो, बल्कि उसी दीवार में खोजो जो हमें घेरे हुए हैं। इसके उलट हमें जहां भी राहत मिलती है उसे ढूंढना चाहिए, यानी उसी संघर्ष के बीचों बीच, क्योंकि मेरी राय में, और यही वह जगह है जहां मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, सच्ची राहत वहीं मिल सकती है। कहा जाता है कि महान विचार कबूतर के पंखों पर दुनिया में आते हैं, तो शायद अगर हम ध्यान से सुने, साम्राज्यों और राष्ट्रों के शोरगुल के बीच भी हमें पंखों की हल्की सी फड़फड़ाहट सुनाई दे, जीवन और आशा की मधुर हलचल। कुछ लोग कहेंगे कि यह आशा किसी राष्ट्र द्वारा लाई जाती है, कुछ कहेंगे किसी महान व्यक्ति द्वारा, लेकिन मेरा विश्वास इसके बिल्कुल उलट है। आशा जीवित होती है, जागती है और टिकती है उन लाखों व्यक्तियों के कारण जिनके रोजमर्रा के कर्म और कार्य सीमाओं को तोड़ते हैं और इतिहास के सबसे बुरे पलों का खंडन करते हैं, ताकि सच जो हमेशा खतरे में रहता है एक बार फिर चमक उठे, भले ही थोड़े समय के लिए ही। वही सच जिसे हर इंसान अपने दुख और अपने आनंद से मिलकर हम सबके लिए बनाता है। चलिए अब इस किताब या निबंध को समझना शुरू करते हैं। अल्बर्ट कामू की किताब क्रिएट डेंजरसली असल में सिर्फ कला या साहित्य पर एक साधारण भाषण नहीं है, बल्कि यह एक गहरी दार्शनिक सोच है कि कलाकार का समाज और इतिहास के बीच असली स्थान क्या होना चाहिए। कामू कहते हैं कि हर सच्चा कलाकार दो खतरनाक गड्ढों के बीच की पतली पगडंडी पर चलता है। एक तरफ है फ्रिवॉलिटी, यानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई बेफिक्र कला, और दूसरी तरफ है प्रोपेगेंडा, यानी राजनीतिक या सामाजिक एजेंडा थोपने वाली कला। कलाकार का असली काम है इन दोनों अतियों से बचते हुए बीच की उस मुश्किल राह पर चलना जहां सच्ची आज़ादी और सच्ची जिम्मेदारी साथ साथ पैदा होती है। कामू इस निबंध में शुरुआत करते हैं उस समय के कलाकारों की स्थिति से।
उनका मानना है कि यूरोप का उपभोक्तावादी समाज कलाकार को अक्सर दो रास्ते देता है। या तो वह समाज से पूरी तरह अलग होकर अकेला और उदास श्रापित कवि बने, या फिर समाज की सत्ता और बाजार के लिए मनोरंजन पैदा करे। दोनों ही रास्ते झूठे हैं। क्यों? क्योंकि कला अगर समाज से पूरी तरह अलग हो जाती है तो वह किसी से संवाद नहीं कर पाती, और अगर पूरी तरह सत्ता की सेवा में लग जाती है तो अपनी आत्मा खो देती है। कामू कहते हैं कि कला कभी मोनोलॉग नहीं हो सकती। कलाकार जब भविष्य की पीढ़ियों को संबोधित करता है तब भी उसका असली मकसद संवाद ही होता है। संवाद उन लोगों से जो उसके साथ जी रहे हैं, जो उसकी तरह दुख झेल रहे हैं। इसलिए कामू यह सवाल उठाते हैं, क्या रियलिज्म यानी यथार्थवाद कला का सही रास्ता हो सकता है? पहली नज़र में लगता है हाँ, क्योंकि अगर कला सबके लिए है तो उसे वही दिखाना चाहिए जो सब देख रहे हैं। समुद्र, बारिश, भूख, मौत का डर, संघर्ष और इच्छाएं। लेकिन कामू तुरंत चेतावनी भी देते हैं कि शुद्ध यथार्थवाद असंभव है। अगर हम किसी इंसान की पूरी जिंदगी को कैप्चर करना चाहें तो हमें उसके हर पल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और तब भी जिंदगी का पूरा सच सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है। उसके परिवार, दोस्तों, समाज और यहाँ तक कि किस्मत तक से जुड़ी है। इस तरह से एब्सोल्यूट रियलिज्म सिर्फ ईश्वर के लिए संभव है। कलाकार चाहे जितनी ईमानदारी से काम करे, उसे हमेशा चुनाव करना पड़ता है कि किस हिस्से को दिखाना है और किसे छोड़ना है। यहीं से कामू सोवियत रूस के सोशलिस्ट रियलिज्म की आलोचना करते हैं। वहां कलाकार को यह कहा गया कि वह सिर्फ वही दिखाए जो समाजवाद के भविष्य को महान बनाए, यानी हकीकत का चुनाव भी सत्ता की जरूरत के हिसाब से होगा। जो समाजवादी है उसे महिमा मंडित करो, जो नहीं है उसे मिटा दो। इस तरह कला वास्तविकता से नहीं बल्कि कल्पित भविष्य से बंध जाती है। कामू इसे खतरनाक मानते हैं क्योंकि इससे कला प्रचार, प्रोपेगेंडा में बदल जाती है। और अगर कला का मकसद सिर्फ शिक्षा देना या सत्ता को मजबूत करना रह जाए तो उसकी आत्मा मर जाती है। कामू कहते हैं कि असली कला इन अतियों को नकारती है। वह न तो सिर्फ सपनों में जीती है, न ही पूरी तरह सत्ता के एजेंडे में घुलती है, बल्कि कला एक रिबेलियन है, बगावत, लेकिन ऐसी बगावत जो हकीकत से जुड़ी हो। कला वास्तविकता को अस्वीकार भी करती है और स्वीकार भी। यही उसका जादू है। जैसे यूनानी त्रासदियों में या टॉलस्टॉय और मोलियर जैसे लेखकों में हम हमेशा यह संतुलन देखते हैं, हकीकत और विद्रोह दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हुए साथ साथ चलते हैं। कामू का दूसरा बड़ा तर्क यह है कि कलाकार कभी पूरी तरह अकेला नहीं हो सकता। 20वीं सदी के भयानक युद्धों और नरसंहारों के बीच कलाकार का असली काम है उन लोगों के लिए बोलना जो बोल नहीं सकते। वह किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट नहीं है, लेकिन वह अन्याय और पीड़ा के सामने चुप भी नहीं रह सकता। यही वजह है कि कामू बार बार कहते हैं कि कला असल में स्वतंत्रता की रक्षा है। तानाशाह चाहे वह दाएं पंथ का हो या बाएं पंथ का, हमेशा सबसे पहले कलाकारों और बुद्धिजीवियों को ही निशाना बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि कला में वह रहस्यमयी ताकत है जो इंसान को आज़ाद कर सकती है। कामू का निष्कर्ष भी बेहद मार्मिक है। वह कहते हैं कि हमें अपने समय के खतरों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। खुश हो जाओ, वे कहते हैं, कि झूठा आराम और झूठी कला मर चुकी है। अब हमें सच्चाई का सामना करना होगा। अगर कलाकार सच्चाई और पीड़ा को ईमानदारी से दर्ज कर पाते हैं और साथ ही दुनिया की सुंदरता को भी याद रखते हैं, तो पश्चिमी कला अपनी ताकत और गरिमा फिर से पा सकती है। कामू कला को एक खतरनाक साहसिक यात्रा मानते हैं, जहां हर कदम पर गिरने का डर है, लेकिन उसी जोखिम में असली आज़ादी छिपी है। कला को वह एक एस्थेटिक डिसिप्लिन कहते हैं, एक कठिन साधना जहां कलाकार खुद पर कठोर नियम थोपता है ताकि अपने भीतर से अराजकता को रूप दे सके। यही वजह है कि वे कहते हैं, आर्ट लाइव्स फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट एंड डाइज फ्रॉम फ्रीडम, यानी कला तभी तक जीवित रहती है जब तक वह खुद पर नियम और सीमाएं लगाती है। अगर वह पूरी तरह छूट दे देती है तो अपनी शक्ति खो देती है। आखिर में कामू हमें याद दिलाते हैं कि कलाकार की भूमिका असल में न्यायाधीश की नहीं बल्कि जस्टिफायर की है।
वह इंसानी जीवन को समझने और उसे सही ठहराने की कोशिश करता है, चाहे वह जीवन अपराधियों का हो या संतों का। कला नफरत और तिरस्कार पर नहीं, बल्कि करुणा और समझ पर टिकती है। और इसी वजह से हर बड़ा कलाकार हमें इंसानियत से जोड़ता है और हमारे भीतर वह गूंज पैदा करता है जो हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं।